नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बात करेंगे देरी या मजबूरी, क्योंकि साल 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस अपने संगठन का चुनाव नहीं कर पा रही है, क्योंकि 1 अप्रैल से संगठन के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी थी। 15 अप्रैल तक चुनाव में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों की सूची प्रकाशित होनी थी, जो कि अभी तक नहीं हो पाई है। और एआईसीसी के निर्देशों का यहां पर क्यों पालन नहीं हो पा रहा है, इसका भी अब कांग्रेस के नेता जवाब नहीं दे रहे हैं। एआईसीसी द्वारा चुनाव के लिए जो कार्यक्रम जारी किया गया था, 1 से 15 अप्रैल के बीच चुनाव के प्रतिभागियों की सूची का प्रकाशन होना था। 16 अप्रैल से 31 मई तक अध्यक्ष और प्राथमिक समितियों की कार्यकारिणी का चुनाव होगा। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के चुनाव का भी यही समय है। 1 जून से 20 जुलाई के बीच जिला कांग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा और 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच पीसीसी की जनरल बॉडी ये पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव करती है। तो पीसीसी की कार्यकारिणी और एआईसीसी के सदस्यों के भी इसी तरह के चुनाव होने हैं, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। सदस्यता अभियान के समय को भी 15 दिन बढ़ाया था। वहीं 50 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का पार्टी ने लक्ष्य रखा, लेकिन संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया में कोई संशोधन नहीं किया गया। संगठन चुनाव की प्रक्रिया में देरी पर अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस कह रही है कि तय समय पर ही चुनाव संपन्न होंगे। जिला कांग्रेस कमेटियां जल्द ही प्रतिभागियों की सूची जारी करेगी। कांग्रेस संगठन के चुनाव प्राधिकरण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा हो रहे हैं और हमारे जो पीआरओ हैं आरसी खुंटिया साहब, वो लगातार उस पर नज़र रखे हुए हैं और जो प्रक्रिया चुनाव प्राधिकरण ने तय करी है उसी के तहत मध्य प्रदेश में भी चुनाव होंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ जो जिला चुनाव अधिकारी हैं, जिनको डीआरओ बोलते हैं, उनकी नियुक्ति आज या कल में पीआरओ साहब कर देंगे। यहाँ पे तीनों एपीआरओ जो बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के लिए, उनको पूरे प्रदेश को 3 अंचलों में बांट के उनको जवाबदारी दी गई है और वो सभी जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से, एमएलए से चर्चा करके जो हमारी मतदाता सूची 1 तारीख को प्रकाशित होना है, उस पर तैयारी चल रही है उनकी। और लगभग सभी जगह हम लोगों की मतदाता सूची तैयार हो गई है। तो जो प्रक्रिया, जो दिशा निर्देश चुनाव प्राधिकरण के हमें प्राप्त होंगे, उसके अनुसार चुनाव मध्य प्रदेश में किए जाएंगे। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, जनता के बीच अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस अपने संगठन का चुनाव नहीं कर पा रही है, क्या माना जाए, देरी या मजबूरी? देरी भी कह सकते हैं, दोनों ही बात है, क्योंकि मजबूरी का तात्पर्य ये है कि जब तक अगर जो फील्ड की जमावट है, जो पूरे मध्य प्रदेश में जमावट करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, वो कहीं न कहीं अभी तक जमावट नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो 50 लाख का लक्ष्य रखा था कांग्रेस पार्टी ने सदस्यता अभियान का, तो वो 50 लाख का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी अभी तक हासिल नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी के नेता जो है भले भी अलग अलग प्रकार से दावे करें, लेकिन जो कांग्रेस की जो फैक्ट दावे हैं, जो आंकड़े हैं, तो करीब 25 लाख के आसपास ही पहुंच रहे हैं। 25 लाख से ऊपर का सदस्यता अभियान नहीं पहुंच पाया और यही कारण रहा कि जो उनकी जो सूची रही है, सदस्यता सूची, वो प्रकाशित नहीं हो पाई है। और जब तक सूची प्रकाशित नहीं हो पाएगी तब तक संगठन के चुनाव होना संभव नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का दावा यह भी है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से संगठन चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन जब तक सदस्यता सूची जारी नहीं होगी, उसका प्रिंट नहीं आएगा, तब तक किस तरह से चुनाव हो पाएगा, ये कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। लेकिन अलग अलग तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियां को अंतिम रूप देने में जरूर लगी है। जी, ऐसे में सवाल संदीप जी ये भी है कि जिस तरीके से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नाराज चल रहे हैं और विंध्य मालवा निमाड़ पर कांग्रेस की नज़र है, वहां पर भी जनाधार पाना कांग्रेस चाहती है। उन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर कहीं ना कहीं विंध्य मालवा निमाड़ को भी साधने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि देरी भी इसके पीछे एक मेन कारण है।
अब बिल्कुल देखिए, बिंद मालवा निवाड़ की जिसकी आपने बात कही, इनको मजबूत अगर कांग्रेस पार्टी नहीं करती है तो चुनाव फतह करना भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल होगा। आपको याद होगा सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस पार्टी वर्तमान में अगर कहीं मजबूत है, वो कमजोर है, वो बिंद है। बिंद में कांग्रेस पार्टी की सिर्फ 6 सीटें हैं, करीब 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, यानी कि एक तरफा वहां पर भारतीय जनता पार्टी का राज है, जबकि किसी दौर में कांग्रेस पार्टी का गढ़ हुआ माना जाता था बिंद प्रदेश। और जब से बिंद प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हटी, उसके बाद से ही कहीं कहीं प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ और सत्ता से दूर हुई है। तो वहां पर मजबूत करना कांग्रेस पार्टी को खुद को बहुत बड़ा कहीं कहीं लक्ष्य है और बहुत बड़ी चुनौती है। वहां से कांग्रेस पार्टी अभी तक कोई ठीक नेता भी तैयार नहीं कर पाई है विंद से। एक आध नेताओं को अगर छोड़ दें तो ज्यादा नेता तैयार नहीं हो पाए विंद के, और यही कारण है कि विंद में लगातार कांग्रेस पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। बड़े नेता, बड़े जो चेहरे माने जाते हैं, अजय सिंह राहुल भैया, तो वो भी वो प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं जो पहले उनका हुआ करता था। पहले अगर हम रीवा से बात करते हैं तो रीवा से श्रीनिवास तिवारी हुआ करते थे जो अब दिवंगत हो चुके हैं, तो इन सब नेताओं का प्रभाव हुआ करता था। लेकिन अब ये नेता नहीं है और इनका विकल्प कांग्रेस पार्टी आज तक तलाश नहीं पाई, और यही कारण है कि उस क्षेत्र में कमजोर है। और कहीं न कहीं अब उन खाइयों को भरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, जो कि करीब करीब बहुत कुछ देर हो चुकी है। फिलहाल अब देखना दिलचस्प यही है कि कांग्रेस पार्टी कितना 2023 तक अपने आप को तैयार कर पाती है। बिल्कुल संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ अमित तावरे कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं, चेतन सिंह है बीजेपी नेता। आप दोनों का बहुत स्वागत IND24 पर। नमस्कार अमित जी, आपके पास सीधा मैं आऊंगा कि आखिर देरी क्यों हो रही, क्या कुछ कारण है? क्योंकि सार्वजनिक मुद्दों पर जो आपकी मौजूदगी पहले देखने को मिलती थी, वो भी अब सड़कों पर देखने को नहीं मिल रही है, और संगठन में जो चुनाव प्रक्रिया होनी थी शुरू, वो भी अभी तक नहीं हो पा रही है। जो नाराज नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आखिर देरी के पीछे क्या कुछ कारण है? देखिए, कहीं कोई देरी जैसी स्थिति नहीं है, और मध्य प्रदेश में तो हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे हमारे पास देश के जो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उन दोनों की जुगलबंदी है। वो चाहे कमलनाथ जी की बात करें या दिग्विजय सिंह जी की बात करें, तो इन दोनों वरिष्ठ नेताओं का अनुभव हमारे पास है। और हमारे जैसे असंख्य युवा जो हैं, वो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चाहे संगठन की बात करें या आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें, सभी लोग लगे हुए हैं। हमारी बूथ की भी जो तैयारियां हैं आपने देखी है, कमलनाथ जी किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और संगठन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और जो संगठन चुनाव की बात है वो भी सही समय पे जो है वो पूरी कर ली जाएगी। एक बात हो रही, कमलनाथ की कार्यप्रणाली पर भी लगातार सवाल उठते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब वो सरकार में थे तो वल्लभ भवन से नीचे नहीं उतरते थे, आरोप बीजेपी लगाती है, और अब जब विपक्ष में हैं तो जनता के बीच नहीं पहुंच रहे हैं। सार्वजनिक मुद्दों को जितनी बेबाकी से कमलनाथ को उठाना चाहिए, जनता के बीच पहुंचना चाहिए, सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना चाहिए, कहीं ना कहीं कमलनाथ की मौजूदगी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की यदि आप टॉप लीडिंग खबर देखें तो उन्होंने जनता के मुद्दे को उठाया है। पेट्रोल डीजल जिस तरीके से दिया जा रहा है, उन्होंने मांग करी है केंद्र से भी। पेट्रोल डीजल की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल पेट्रोल डीजल की आप बात कर रहे हैं। ऐसा एक महीने के भीतर की अगर हम बात करें, पिछले एक महीने की, तो आपने ऐसा कौन सा बड़ा आंदोलन किया, प्रदर्शन किया? 120 तक पेट्रोल डीजल की कीमत पहुंच चुकी है। देखिए, कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो, लगातार जनता से जुड़े हुए मुद्दे समय समय पर उठाते रहते हैं। दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में तो हमारी पूरे मध्य प्रदेश में अभी पिछले महीने जो यात्राएं चली हैं आपने देखा हो, और जितने भी विधायक हैं हमारे अपने अपने क्षेत्रों में जनता के मुद्दे जो हैं वो उठा रहे हैं। और यदि आप एक सेंट्रलाइज विरोध प्रदर्शन की बात करें जो भोपाल में है, भोपाल में होना चाहिए, तो वो भी, उसकी भी रणनीति हमारी बन रही है, और निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आपको आने वाले समय में भोपाल में बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। चेतन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। चेतन जी, कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में जुटी है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को और नेताओं को मजबूत करने की कवायद कर रही है, और जो हाईकमान है कांग्रेस का वो भी सक्रिय है। आपकी क्या तैयारी है, कैसे काउंटर करेंगे आप, कैसे इंट्रोगेट करेंगे कांग्रेस को? सब चीज समय से हो रहा है जी, समय से ही सारी प्रक्रिया का पालन होता है।
कांग्रेस का जैसा कि इस बार का चुनाव का जो इनका चार्ट है, तो मध्य प्रदेश में 31 मार्च तक जो प्रारंभिक सदस्य बनाए गए हैं उनका वेरिफिकेशन करके सारी संख्या घोषित कर दी जाएगी। दूसरे चरण में फिर स्थानीय कमेटियों के चुनाव है, तीसरे चरण में फिर इनके मंडल कमंडल के चुनाव है। अभी जब पहला स्टेप इनका पूरा नहीं हुआ, फिर दूसरे स्टेप तीसरे स्टेप की बात कैसे करेंगे? लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम चर्चा गलत विषय पर कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास है, कभी भी संगठन के जो चुनाव हैं इनके कभी भी संगठन स्तर पर होते ही नहीं है। क्योंकि आपके संगठन की चर्चा कर लेते हैं। आपके संगठन में भी बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आज जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करने पहुंचे, बैठक भी होनी है और माना जा रहा है कि कई मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है, कई नेताओं को और मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सही है क्या ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सबको अपने रिपोर्ट कार्ड पेश करना होता है। संगठन हो, सरकार हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, और समय समय पर इस प्रकार की बैठकें निरंतरता के साथ हमारे यहाँ बनी रहती हैं। अभी आपने पिछले महीने में देखा होगा, अभी इस महीने में भी माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री आए थे, उन्होंने एक संक्षिप्त बैठक रखी और सबको एक कहा है परिस्थितियों पर नजर रखो, अपना अपना अपडेट रखिए, अपना अपना रिपोर्ट कार्ड रखिए, हम उस पर भी रिव्यू करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जीवंत संगठन है, जीवंत संगठन में निरंतरता बनी रहती है। इससे पहले आदरणीय मुरलीधर जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी भाई साहब जो हमारे प्रभारी हैं संघ की ओर से, लगातार प्रवास और लगातार बैठ के हम किसी भी काल में, चाहे वो कोरोना का काल हो चाहे अन्य काल हो, अब तो परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं, किसी भी काल में हमने हमारी बैठकों में विलंब नहीं किया है। नहीं, एक चीज और निकलकर सामने आ रही है कि संघ की जो इंटरनल रिपोर्ट है उसमें विधायकों मंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं, राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच जिस तरीके से पहुंचाना चाहिए काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या जो 4 मंत्री पद खाली हैं उसमें किसको जिम्मेदारी मिल सकती है और किसको हटाया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता हो, मैंने फिर से वही विधायक हो, सांसद हो, अगर आपका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, पार्टी आपके कार्यों पर हमेशा निगाह रखती है और आपको इंगित भी किया जाता है, बता भी दिया जाता है। निरंतर कहने के बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं होगा तो आगे जाकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हर सीट पर एक बहुत बड़ी क्यू लगी है, उसमें से बेहतर कार्यकर्ता का चयन करके उससे हम काम कराएंगे। अब किसका कितना है कितना नहीं है इस पर आप भी मंडल स्तर पर नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? जो नियुक्तियां मंडल स्तर पर होनी है, संगठन में जो बदलाव होने हैं वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तो अभी 6 महीने में पूरा बदलाव होना है, पूरे संगठन के चुनाव होने हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही नेता है उसको मुख्यमंत्री भी बनना है, नेता प्रतिपक्ष भी बनना है, प्रदेश अध्यक्ष भी बनना है, महासचिव भी बना सकते हैं अपने। हमारे यहाँ तो सबका अपना क्रम है और जिस क्रम से जिसको जो जवाबदारी जिम्मेदारी मिलती है वो उसका निर्वहन करता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में काम करते न तो कोई प्रदेश का मोह है, न कोई देश का मोह है, न जिले का मोह है। जो संगठन ने आपको तय किया वो काम आपको करना है। सुरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुरेश शर्मा जी, आपके पास मैं आऊंगा। जिस तरीके से लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? प्रेजेंटली जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस अपनी भूमिका निभा रही है। कांग्रेस जो है, यदि मान लो कमलनाथ जी के निवास पर बैठ के कर रही है तब भी तो भूमिका निभा ही रही है। अब ये तो कांग्रेस को तय करना है कि उसे फील्ड में जाकर के जनता के बीच में भूमिका निभाना है या कमलनाथ जी के निवास पर सारे नेताओं को बैठा करके जो भाषण की बीमारी है, खुजली है, उसको मिटना है। ये तो कांग्रेस को तय करना है। और जहां तक जनता के बीच में सवाल ले जाने का मामला और विधानसभा में उठाने का मामला, तो विधानसभा का सत्र कम चलता है, इसलिए कम उठ पाते हैं मुद्दे। और तो आंदोलन लगता है कि जनता कहीं ना कहीं अकेली पड़ चुकी है, विपक्ष का जनता को साथ नहीं मिल पा रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, उद्योगपति और अमीर होते चले जा रहे हैं। नहीं, ये कौन ने तय कर लिया कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं? नहीं, अभी रिपोर्ट आ रही है, अभी एक रिपोर्ट सामने आई है इंटरनेशनली। कारोबार में ध्यान देगा, उसका कारोबार बढ़ता है, उसमें अमीर गरीब क्या कर लेगा? भाई, कोरोना के अंदर जब कामकाज नहीं था तो 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की व्यवस्था केंद्र की राज्यों की सरकारों ने की, सभी राज्यों की सरकारों ने की, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो। किसने अपने लोगों को भूखे मरने दिया है?
तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अमीर अमीर होता जा रहा है। 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर टिके हैं। 5 किलो राशन से आप मानते हैं कि जीवन चल जाएगा? तो साधन हो जाएंगे। जिस देश की आबादी तकरीबन 137-40 करोड़ है, सुरेश शर्मा जी, जिस देश की आबादी तकरीबन 137-40 करोड़ है, उस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। आप कितना सही मानते हैं इसको? आप देखिए, 80 करोड़ से तात्पर्य गरीब सरकार के आंकड़े हैं ये। देखिए, राज्यों में बहुत पहले ये मुद्दा उठा था। मनमोहन सिंह जी के समय, चूंकि वो बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनके समय ये मुद्दा उठा था कि गरीबी की रेखा के नीचे जो एक प्रकार से पीडीएस का सामान लेने के नाम पर जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग बनाए गए, राज्य को ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जाएगा, वो बनाए गए, वो एक मानसिकता थी उस जमाने में राजनेताओं की, सरकारों की। अब ये समझ में आने लग गया है कि ये सब बाकी लोग टोकने लग गए, भैया तेरे राज्य में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल, आप देखिए, हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और गरीबी की रेखा का दायरा बढ़ रहा है, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? बिल्कुल। इसलिए ये सब पीडीएस के लिए ली जाने वाली बातें थी कि राशन का सामान जो है वो मुफ्त वाला ज्यादा मिल जाएगा, राहत वाला ज्यादा मिल जाएगा। इस मानसिकता से राज्यों ने अपनी संख्या बढ़ाई, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपने अपने चुनाव क्षेत्र में ये सब बढ़ाया। इसका तात्पर्य गरीब है ऐसा क्यों मानना चाहिए? ये तो एक आंकड़ेबाजी है इनकी कि हमें ज्यादा केंद्र से सुविधाएं प्राप्त करना है, इसलिए गरीबी की रेखा के आंकड़े बढ़ा दिए। अदरवाइज कहीं ऐसा होता है क्या? मैं फिर आपको सामने रिपीट कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश भी वो राज्य है जिनके अंदर 1 लाख के आसपास प्रति व्यक्ति आमदनी इनकम जो आपने शो कर दी। तो ये जो आय जो है प्रति व्यक्ति आय, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि गरीबी की रेखा के नीचे जो दिखाए गए वो आंकड़े सही नहीं है। ये सवाल चुनौती है। तो आपको क्या लगता है सरकारों को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए अमीरी गरीबी की खाई को पाटने के लिए? नहीं, आज जो चल रहे हैं योजनाएं, उन योजनाओं का फलीभूत होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ मानसिकता ये योजना में दूरंदेशी नहीं दिखती है ना। फायर फाइटिंग मोड पर ये योजनाएं काम करती हैं। आज ये सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी, वो बंद कर देगी इन योजनाओं को। नहीं, बैंकों के अंदर जो योजनाएं हैं, वो लोन लेकर के आप अपना कारोबार करना चाहते हैं। अब 90% लोगों की मानसिकता ये होती है कि कारोबार के लिए लोन लिया, चुकाना ही नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने गारंटी ली है। आप व्यवसाय करने की मानसिकता से आप इनका परिणाम देखिए ना कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग अपना काम बर्बाद करके लाखों करोड़ों रुपया लेके भाग गए। तो ये मानसिकता जो है ये भारत की नहीं बनना चाहिए ना। आप उद्योगपति हैं, आप एक जमाना था, आप जरा मेरे सपनों पर गौर करिए, एक जमाना था कि लोग जो है एक औद्योगिक क्षेत्र में एक उद्योग खोलते थे, उसकी सब्सिडी खाते थे और उसको बंद करके दूसरे औद्योगिक क्षेत्र में खोल के बैठ जाते थे। ये बड़ी मुश्किल से चेंज हुई है ये प्रवृत्ति। आप प्रतिस्पर्धा में उतरिए, काम करिए, काम करने के बाद आज जो रोजगार को स्वरोजगार में क्यों बदला गया है? इसलिए तो बदला ही गया है ना कि रोजगार के साधन सीमित होते जा रहे हैं। हमने जो है वर्ल्ड बैंक के सामने एग्रीमेंट कर लिया कि सरकारी नौकरियां हम लगातार कम करते चले जाएंगे। वो नौकरियां कम होती चली गई। प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, क्योंकि आप फर्जी डिग्रियों के सहारे और शर्मा जी, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। अमित तावरे जी, मुद्दों की भरमार है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप उठाकर जनता के बीच जा सकते हैं और अपनी पैठ जमा सकते हैं। कितनी जल्दी आप अपने संगठन को मजबूत करेंगे, चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करेंगे और जनता के बीच जाकर अपना जो जनाधार आप खो चुके हैं उसको वापस लाने की कवायद करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास ही, क्योंकि कांग्रेस जो है वो आंदोलनों से बनी हुई पार्टी है। चाहे आजादी के समय हमारा योगदान हो, हमारी पार्टी का, हमारे नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, जो कि देश की जनता के साथ लड़ाई लड़ी, और चाहे जब भी देश विपरीत समय में रहा हो। ये बात बिल्कुल सच है कि आजादी के बाद सबसे मुश्किल दौर से यदि कोई समय से देश गुजर रहा है तो वो ये समय है। आप देखिए, कल्पना करिए, कोरोना के बाद जैसा कि आपने मुद्दा उठाया कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। आज की प्रमुख, देश के सबसे प्रमुख अखबार की खबर है कि 100 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा। आप कल्पना करिए कि मतलब, और इनका जो केंद्रीय जो ऑफिस है वो देखिए कितना भव्य है। अडानी अंबानी कहाँ पहुंचते जा रहे हैं? चेतन जी, जवाब दीजिए। चेतन जी, आप 100 करोड़ से ज्यादा का जो बीजेपी कार्यालय बना रहे हैं, अडानी अंबानी अमीर होते चले जा रहे हैं, जवाब दीजिए। चलिए सुरेश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो तमाम आरोप बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ऐसे में जनता को क्या करना चाहिए, क्या कुछ कदम उठाने चाहिए, इस पर आपकी राय?
नहीं, जनता के कदम का क्या, जनता तो निर्वाचन के लिए अपना मानस बनाती है। जो सलीके से राजनीतिक पार्टी काम कर रही है उसको वो चुनती है। पहले कांग्रेस को चुनती रही है। 50 बरस से 60 बरस तक देश पर राज करने वाली का 50 बरस कांग्रेस है। उसने देश को अपनी तरीके से अपनी विचारधारा के आधार पर दिशा दी है। उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो आज भी कई जगह याद है। हम भोपाल में बैठे हैं तो BHEL की याद करते हैं। हम बहुत जगह के अच्छे उदाहरण भी हमारे सामने हैं। डेवलपमेंट तो सभी करता है, लेकिन आज जो सरकार चल रही है वो अपनी नीतियों के हिसाब से काम कर रही है। वो आपके खाते में फिट नहीं बैठते। आप जिस विचारधारा से सरकार चलाते रहे मूलतः कांग्रेस वाले बातें करते हुए अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि कर ही रहे तभी तो दोबारा चुने गए। तो इसलिए ये एक अलग विषय हो गया। और मैं आपको फिर बता दूं कि अडानी और अंबानी जो है वो कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करोड़पति और अरबपति नहीं बने। वो तो पहले से ही पैसे वाले हैं जी। और ये धीरू भाई अंबानी, और आप ये देखिए जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आप उनकी आलोचना करते वक्त एक मिनट भी ये ध्यान नहीं देते। अडानी अंबानी ऐसे डायलॉग बोल देते हैं हम पत्रकार लोग भी, ये राजनेताओं को बोलने दीजिए। और मेरा नहीं है ये। आज इसकी कल्पना करिए कि आपका चैनल जो है वो यदि रोजगार दे रहा है, कम से कम 100 लोगों को रोजगार दे रहा है, तो हम आलोचना नहीं कर सकते। 100 लोगों को रोजगार देने का मादा किसी में है तो वो आदमी प्रतिष्ठा के योग्य है। यदि अडानी अंबानी इस देश में लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो क्या राहुल गांधी जी को और जगत प्रकाश नड्डा को जी को कह सकते हैं क्या कि आप भी इतने रोजगार दीजिए? बिल्कुल। क्यों नहीं दे रहे रोजगार? ये तो इसलिए ये आलोचना कह करके राजनीतिक लाभ तो बटोरा जा सकता है। बिल्कुल। क्या विश्व में और उद्योगपति सुरेश नहीं शर्मा है जी, मैं आपके पास जिनकी कोई आऊंगा। आलोचना- जी उनकी कोई- जी चेतन जी, जो आप पर आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से जो तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, और एक मेरा सवाल आपसे ये कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच नहीं पहुंच पा रही। कई लोग जानकारी के अभाव में भी इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे में आपका संगठन, आपकी सरकार उन योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है, और अगले आपके अभियान संगठनात्मक तौर पर क्या रहेंगे? देखिए, केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, सारी योजनाओं का जो दरवाजा है वो गरीबी रेखा के दरवाजे से होकर के ही गुजरता है। इन सारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना सरकार अपने स्तर पे भी प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी अब इसके लिए प्रयास करे ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पूरा संगठन, और मध्य प्रदेश में माननीय VD शर्मा जी के नेतृत्व में हर पोलिंग से लेकर के पन्ने तक पार्टी की पूरी फौज है इन सब कामों का विस्तार करने के लिए। और निसंदेह इस बात को कहने में आज हमको गर्व और फख्र महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी वो ऐसा सामर्थ्यवान कार्यकर्ताओं का सामर्थ्य है कि कोई भी योजना हम विदिन 1 आवर्स में जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इस स्तर पर हमारा संगठन है, संगठन की इकाई काम करती है। और ये कोई अगर कहे कि मेरे को योजना की जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं या तो राजनीतिक सोच के साथ उसका यह बयान है, या फिर वो समझना ही नहीं चाहता है। क्योंकि जिस प्रकार से आज सोशल मीडिया है, जिस प्रकार से लोकल मीडिया, जिस प्रकार से चैनल्स हैं, जिस प्रकार से यूट्यूब से, जिस प्रकार से पार्टियों का अपना संगठन का ढांचा है, कोई भी अच्छी हो बुरी हो चाहे जो हो, सारी खबरों का विस्तार बहुत तेजी के साथ होता है। आप देखते हैं थोड़ी सी खबर कुछ निकलती है, किस स्पीड के साथ वायरल हो जाती है, और लोग कहें कि हम तक खबर नहीं आए। मुझे लगता है इसको लेकर के कोई अतिशयोक्ति भरा बयान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो इस चीज को लगातार प्रयास करता है कि जितनी भी योजना, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात कार्यक्रम आती है उसको लेकर के हम लोगों के बीच में जाते हैं, तो बाकी सब कार्यक्रमों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एफर्ट करती होगी, किस तरह से अपनी पूरी टीम के साथ ग्राउंड बेस पर काम करती है, स्वतः ही लोग कल्पना कर सकते हैं। और अगर हमारी योजनाओं का अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही अगर विस्तार नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, प्रसार नहीं करेंगे, उसके फायदे लोगों को नहीं बताएंगे, उससे क्या जीवन में बदलाव आना नहीं बताएंगे, तो वो कौन बताएगा? रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के आरोपी, तो कांग्रेस न नेता है, न नीति है, न नियत है, नेतृत्व बहन पूरा संगठन है। आप देख रहे होंगे। तावरे जी से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। बिल्कुल अमित तावरे जी, पॉलिटिकल लीडरशिप पे सवाल उठते हैं कांग्रेस में। आपकी लीडरशिप, जिस तरीके से जो चेहरे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जनता के बीच किस नैरेटिव के साथ आप पहुंचेंगे? देखिए, ये तो समय समय की बात है।
मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो पार्टी जो कभी 2 सांसद भी नहीं जिनके हुआ करते थे और इस देश की जनता ने हमको दशकों तक सेवा करने का मौका दिया है, तो परिवर्तन संसार का नियम है। इसमें किसी को ना अहम होना चाहिए और ना किसी को मुगालते में रहना चाहिए। देश के लिए यदि कुर्बानी किसी ने दी है, देश के लिए यदि विकास किसी ने किया, 47 में क्या स्थिति थी सोचिए आप जरा, देश में क्या स्थिति थी। जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया, आज ये लोग स्मार्ट सिटी की चिल्लाते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। उस समय जवाहरलाल नेहरू जी का आप सामर्थ्य देखिए कि उन्होंने BHEL जैसी स्मार्ट सिटी उस टाइम स्थापित कर दी थी, जहां रोजगार भी था, जहां पे सवाल आपके संगठन पे, यूथ कांग्रेस पे, सेवा दल पर भी है। जो सक्रियता यूथ कांग्रेस की देखने को मिलती थी, सेवा दल की मिलती थी, आज कहाँ है कोई नहीं जानता। इन दोनों यूथ कांग्रेस में जो सदस्य बनाने के लिए जो अभियान चलाया गया वो भी अधूरा है अभी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात पर कि आप ऐसा कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस उसको कोई नहीं जानता। आप जरा RTI लगा के देखें कि मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस के कितने कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं दोबारा पिछले दरवाजे से इनकी सरकार आने के बाद। अकेले ग्वालियर चंबल की यदि हम बात करें तो कई झूठे प्रकरण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज करें। ये धरने प्रदर्शन के कारण ही दर्ज करे है ना, ये सरकार के विरोध के कारण ही दर्ज करे है ना। जो लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया है, यदि उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो ये सरकार दमनकारी नीति पर आ गई है। हजारों झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर। चेतन जी के जवाब देंगे आप? दमनकारी नीति अपना रहे हैं आप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। कम से कम कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को तो दमन की बात नहीं करना चाहिए। 1975 के दमन को आपने नहीं देखा है कि किस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट अवैध घोषित करता है और सारे अधिकारों को सीज करके पूरे अर्धरात्रि में लोकतंत्र की बेड़ियों के तहत जकड़ करके आपने जेलों में डालने का काम किया। वो सारे देश में किस तरह से नंगा नाच हुआ था कानून का। वो पार्टी इस तरह की बात करती है कि आपके आंदोलन, आप आंदोलन नहीं करते, माफ करना तावड़े जी, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर आक्षेप न तो करता हूँ न। चेतन जी, समय की कमी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार के आंदोलन आपके यहाँ होते हैं, संख्या बल नहीं होती है, तो आप लोग तय करते हो पथराव कर दो। चलिए, समय की कमी है। चेतन जी, अमित जी और सुरेश जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी, ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है। और मिशन 2023 की तैयारियों के बीच कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल बड़ी ही तैयारी से जुटे हुए हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।